आपको बात बताती हूँ, जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट किया था कि अब तो बिहार को भगवान ही बचा सकते हैं, और बिहार लगभग खोखला हो चुका है। आज इनके ऑफिसर इंजीनियर्स के घर में 200-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और लोग आज स्टूडेंट जो है सड़कों पे मार खा रहे हैं। संविदा कर्मियों को देखिए दौड़ा दौड़ा करके लाठीचार्ज की गई। TRA 3 के बच्चे जो हैं सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी को माँ को गाली दे दिया गया, बिहार की जनता वासियों तुम भूखे रहो, नंगे रहो, बेरोजगार रहो, लेकिन मेरी माँ के नाम पे मुझे वोट दे दो। छी, शेम ऑन यू। हम तो कहते हैं इस जो 65 लाख लोगों को आप बाहर किया है जनाब, उन्हीं बोकस वोटरों के दम पर पे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो क्या नैतिकता के आधार पे वो रिजाइन देंगे? 7 बजे काउंटिंग शुरू हुआ, ईवीएम से आप वोट करा रहे हैं और काउंटिंग में आपको 2 दिन लग जा रहे हैं, क्या मतलब बनता है भाई? 7 बजे काउंटिंग खत्म हुआ है, 2 बजे रात में आपने रिजल्ट बताया है, तो ये सारे तो दिख रहे हैं ना। लेकिन अभी ये तो स्वीकार कर रही हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। साथियों नमस्कार। ईवीएम का मुद्दा खासा गर्मा जाता है जब जब चुनाव आसपास होते हैं। कोई कहते हैं ईवीएम हैक हो जाती है, कोई कहते हैं ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही बुला लेता है कि आइए साबित कीजिए, पर बिना हाथ लगाए साबित करना होगा, ईवीएम को छूना अलाउड नहीं है। इसी बीच ईवीएम के सवाल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान आया। कह रही हैं कि 70 साल से जो ईवीएम हैक कर रहे थे, अब हमने हैक कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई। इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की प्रवक्ता और नेता सारिका पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम बोलता है हिंदुस्तान पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया ही, सीएम साहिबा तो बोल ही रही हैं कि 70 साल से ईवीएम हैक कर रहे थे, हालांकि 70 साल से ईवीएम थी नहीं, हैक कर रहे थे, हमने कर ली तो क्या परेशानी हो गई। आपकी कई बार गठबंधन में सरकार रही केंद्र में, तो आप पर भी इल्जाम है, कांग्रेस पर भी इल्जाम है, कैसे रिप्लाई करेंगी? नहीं, ये इल्जाम नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। भारतीय जनता पार्टी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ईवीएम की चोरी करते हैं, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों में ये पूरा पूरा साफ कह दिया है कि 70 साल आपने किया, अब हमारी बारी है। हालांकि देश जानता है कि 70 साल पहले ईवीएम नहीं था, बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती थी, और किस तरीके से हालात वो थे अब इनको याद दिलाना पड़ेगा क्या? लेकिन अभी ये तो स्वीकार कर रही हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है, और जो कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ऑलरेडी ये कहा था कि ये होता है, हैक हो सकता है, जैसे आपके फोन हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता है? और ये शिकायत कई लोगों ने की है, लेकिन खैर मुख्यमंत्री जी ने ये बात अपने वक्तव्य में ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या चंडीगढ़ हो या बिहार हो या कहीं भी हो। ये भारतीय जनता पार्टी हैक करके ही उन्होंने चुनाव लड़ा है। हमारे जिस तरीके से प्रत्याशी को बिहार में हराया गया वो तो साफ था। 7 बजे काउंटिंग शुरू हुआ, ईवीएम से आप वोट करा रहे हैं और काउंटिंग में आपको 2 दिन लग जा रहे हैं, क्या मतलब बनता है भाई? 7 बजे काउंटिंग खत्म हुआ है, 2 बजे रात में आपने रिजल्ट बताया है, तो ये सारे तो दिख रहे हैं ना। प्रोपेगेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है ये तो स्पष्ट है, हमें कहने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया भाई। लेकिन सारिका जी, जब जब आपके सहयोगी दल या आप अगर चुनाव हार जाते हैं, तब आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर चुनाव जीत जाए तब ये सवाल नहीं खड़ा होता है। नहीं नहीं, देखिए हमने कभी भी अपने हार और जीत पे सोच करके प्रश्न नहीं किया है। जो हमने सामने देखा है, आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में किस तरीके से जब सीसीटीवी के फुटेज आए तो आपने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से चोरी की जा रही थी। मैंने क्यों बिहार का आपको एग्जाम्पल दिया? बिहार में ऐसे 900 बैलेट पेपर्स थे जिसमें कि इन लोगों ने इनवैलिड किया, और बैलेट पेपर से वोट कौन करते हैं? टीचर, जनरली वही जो लोगों को सिखाते हैं कि वोटिंग कैसे करना है। और ईवीएम पे तो प्रश्न है भाई, अगर ईवीएम पे प्रश्न नहीं होता, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने भी इस पे प्रश्न उठाया था कि ईवीएम कैन बी हैक्ड, जैसे आपके फोन अदर गैजेट्स होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की चोरी कई दफा हमने प्रमाण के साथ सामने रखा है। अगर विपक्ष किसी बात को लेकर के ऐतराज कर सकता है, आप एक बताइए कि अभी तो रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ बैलेट पेपर्स पे जी। जो सदन के जो सदस्य हैं वो ईवीएम के द्वारा चुने जाते हैं, वो जाकर के वहां पे वोट कर रहे थे बैलेट पेपर से। क्यों? आपको विश्वास तो नहीं है बैलेट पेपर से वोट, मतलब ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तभी तो वो तो आपने कम गड़बड़ी है, गिने जा नहीं सकते हैं। नहीं
भाई आप तो वन इंडिया वन इलेक्शन की बात करते हैं, फिर आपको कम और बेसी का कहाँ सवाल पैदा होता है? जब आप बात करते हैं कि हम एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव करवाएंगे, तो किस किस आधार पे बात करते हैं आप? आपका उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ तो मंशा जरूर है, और आपके मंशे पे हम सवाल करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि हमें आपके मंशे पे है सवाल करने की बहुत सारे तथ्य है हमारे पास। अच्छा, चुनाव और इसी की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने वाली है और उससे कुछ दिन बाद ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगी लिस्ट। लेकिन उसके बाद भी अगर डुप्लीकेट वोट होते हैं, एक बूथ एक ही व्यक्ति के एक से ज्यादा बूथ पे वोट्स होते हैं, तब भी जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा। उसको कैसे टैकल करेंगे आप लोग? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो पूर्ण रूपेण सरकार की होती है। हाँ। सरकार केंद्र में, बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना क्यों है भाई? बोकस वोट या मतदाता की सूची को खंगालने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और भारतीय जनता पार्टी तो ये स्वीकार कर रही है कि बिहार में घुसपैठिए हैं। बिहार में अगर 65 लाख लोगों के वोट्स को अगर वोटर लिस्ट की सूची से बाहर की गई है, किस आधार पे की गई है? लोकसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो क्या उसी सूची के लोगों ने तो वोट किया होगा? मेरा बस एक प्रश्न बनता है प्रधानमंत्री जी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि जो 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए कि उनमें से क्या किसी एक व्यक्ति ने लोकसभा के चुनाव में वोट किया है। अगर एक भी व्यक्ति ने चुनाव में वोट किया है तो निश्चित रूप से वो वोटिंग ही पूरी की पूरी अवैध है। तो पुनः क्या वो चुनाव करवाएंगे? जो ये दावा करते हैं रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, कितने लोगों की सूची इन्होंने सामने दी कि रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है? देखिए, हमारे कानून में भी कहा गया है कि भले ही 10 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह जो है वो सूली पे नहीं चढ़ना चाहिए। हमारा देश, कानून, कोर्ट ऐसे चलता है। लेकिन भाजपा की क्या सोच है? उनका सोच है कि हम 10 लोग फर्जी तैयार कर ले, एक एक घर में एक एक नाम पे उन्होंने 500-800 एक ही घर में उन्होंने, देखिए सारे प्रमाण के साथ है ना भाई, हम बताने की आवश्यकता तो नहीं है। एक ही घर में एक ही व्यक्ति के नाम पे इतने लोग रजिस्टर्ड हैं। गुजरात के लोग आके बिहार में बताइए, सूची में उनका नाम है। क्यों ना है, क्यों ना करे शंका? हम तो कहते हैं इस जो 65 लाख लोगों को आप बाहर किया है जनाब, उन्हीं बोकस वोटरों के दम पर पे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो क्या नैतिकता के आधार पे वो रिजाइन देंगे? ये झूठा, ये बेबुनियाद की बातें हैं। एजेंडे पे ये बात करेंगे नहीं कि क्यों भाई आज वीजा का टैरिफ इतना बढ़ गया, क्यों आज पलायन नहीं रुक रहा है बिहार में, क्यों आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों बिहार में प्रतिदिन माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, वो भी माँ है, बेटी है, बहनें हैं। कोर्ट में घसीटिए अगर हिम्मत है तो भाई, किसके सामने आप रोना रो रहे हो भाई? आपकी सरकार, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका यहाँ पे, फिर भी आप एकदम राजनीतिक रोना रो रहे हो। मोदी जी को माँ को गाली दे दिया गया, बिहार की जनता वासियों तुम भूखे रहो, नंगे रहो, बेरोजगार रहो, लेकिन मेरी माँ के नाम पे मुझे वोट दे दो। छी, शेम ऑन यू। अच्छा, बिहार अधिकार यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। वोटर अधिकार यात्रा होती है, उसके तुरंत बाद बिहार अधिकार यात्रा होती है। पहला सवाल तो यही है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये यात्रा पूरी हुई, इससे हासिल क्या हुआ, क्या अकॉम्प्लिश करना चाह रहे थे आप वेरी लोग? गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एसआईआर के बाद जब वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई, लेकिन वो भूल गए कि वोट अधिकार यात्रा से पहले भी हमने जनसंवाद यात्रा शुरू की थी। और कितना बड़ा एक हुजूम जो है बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आया था, जन सैलाब देखने को मिला था। वो ये मतलब भुला देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन वो था। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने कार्यकर्ता संवाद यात्रा किया, और उसके बाद जब एसआईआर का विषय हुआ तो हमारी बिहार वासियों को जगाने की हमारी जिम्मेदारी थी, उन्हें अवेयर करना था। तो हमने वोट अधिकार यात्रा लेकर के शुरू किया, और उसी दौरान राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो क्षेत्र छूट गए हैं वो तेजस्वी यादव जी आगे पूरा करेंगे। और उसके बाद अभी बिहार अधिकार यात्रा, क्योंकि बिहार के अधिकार की लड़ाई तो हम डे वन से लड़ रहे हैं, अभी समाप्त भी नहीं हुई। जब तक एक एक व्यक्ति को नौकरी ना मिल जाए, जब तक ये भ्रष्टाचारी जो अभी 71,000 करोड़ बिहार में भ्रष्टाचार के मत्थे रख गया, कोई क्वेश्चन पूछने को नहीं है। अभी देखिए नीतीश जी के मंत्री के ऊपर एलिगेशन लगा ना भाई, कि 800 करोड़ उनके अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर डे बाय डे के खुलासे हुए हैं। जवाब दे भाई वो आकर के सामने, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं जांच हो रही है उन पे? अगर एलिगेशन लगा है तो एटलीस्ट उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। 71,000 करोड़ का तो खुद सीएजी ने कहा है, इस बात की का है भाई। तो बिहार अभी भ्रष्टाचार के गोद में है, और बिहार लगभग खोखला हो चुका है। आज इनके ऑफिसर इंजीनियर्स के घर में 200-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और लोग आज स्टूडेंट जो है सड़कों पे मार खा रहे हैं।
संविदा कर्मियों को देखिए दौड़ा दौड़ा करके लाठीचार्ज की गई। टीआरए 3 के बच्चे जो हैं सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला जो कांस्टेबल्स हैं, सिपाही भर्ती के बोर्ड के लोग हैं, वो सड़कों पे प्रदर्शन कर उन पे लाठीचार्ज की गई हैं। तो कौन है भाई? बिहार में कहाँ है चैन, सुख, अमन? अभी भी तो स्थिति बद से बदतर है। 20 साल का लंबा वक्त में आपको अगर पीछे जाकर के मुड़ के देखना पड़ा, आप आईसीयू में लेके चले जा रहे हैं लोगों को। आज प्रतिदिन आप हो रही बलात्कार, हत्या की घटनाओं को आप नहीं बता पा रहे हैं। आप बेरोजगारी के आलम को गिना नहीं पा रहे हैं। हम तो बार बार इनको याद दिलाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था जिस तरीके से, किस तरीके से पीएमसी के बाहर एक बच्ची जो है अपना दम तोड़े इलाज में, किस तरीके से देखिए वहां पे एक गाड़ी में एक बच्चे, भाई और बहन की लाश को मिला। गर्दनी बाग में किस तरीके से स्कूल में एक बच्ची की बलात्कार करके हत्या की, उसके अंगों पे एसिड तक डाला गया है। ऐसे अनगिनत हत्याएं हो रही हैं बिहार में। कौन प्रश्न कर रहा है? कौन उठाएगा हमारी बातों को? कौन जनता की बातों को उठा रहा है? हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और हमारे नेता निरंतर जनता के बीच में संवाद हो या बातचीत हो या उनके साथ जिस तरह से भी संपर्क हो सके वो सड़कों पे उतर रहे हैं। हाँ, तो सेकंड पार्ट यही था कि अचीव क्या करते हैं, पॉलिटिकली क्या अचीव करना चाह रहे थे आप, कि कुछ मुद्दे जो हैं जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या वो मुद्दे केवल रजिस्टर करवाना इस यात्रा का उद्देश्य था, या फिर कुछ और अचीव करना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि रजिस्टर्ड करना हमारी मंशा है या क्या अचीवमेंट है। 17 महीने का शासनकाल, उसके पहले तेजस्वी यादव जी ने एक वादा किया था कि पहले कैबिनेट में बैठूंगा तो 10 लाख नौकरी लोगों को दूंगा। मौका मिला, जिस भी तरह से मौका मिला, लेकिन जब हमें मौका मिला, जब हमारे नेता को 17 महीने शासनकाल में आने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लोगों को 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया। जाति आधारित गणना, जिसको कि आपको याद होगा कि मोदी जी से 10 सदस्यीय टीम ने मिलने का काम भी किया था। मोदी जी ने कह दिया भाई हम तो करा नहीं सकते हैं। उस समय तेजस्वी यादव जी के प्रयास की वजह से, लालू जी के प्रयास की वजह से बिहार में मुख्यमंत्री जी को व्यवस्था ही सही उनकी रही होगी, लेकिन उन्होंने कराया। 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। तो ये ऐसे अनगिनत काम है। आईटी से लाए, मेडल लॉ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स, पर्यटन, सड़क, ऐसे जितनी भी क्षेत्र हमारे पास मंत्रालय थे, तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। और खुद 5.5 लाख नौकरी देने के साथ ही साथ तकरीबन उतने ही बराबर नौकरियां जीती जो वो इम्पैनल्ड भी उन्होंने किया था। क्या हुआ? निकाल दिया सरकार ने। जो कहते कि 20 साल में इनसे आंकड़े ले लीजिए इन्होंने कितनी नौकरियां दी। 7 लाख बोलेंगे, 7 लाख में 5.5 लाख हमारे दिए हुए। तो दिया क्या आपने लोगों को? और जिन लोगों को आपने दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस भी आते, उनकी नौकरी आपने छीन लिया, सड़कों पे वो मार खा रहे हैं, तो वो भी घट गए उनमें से। तो हम देखिए मुद्दों की बात करते हैं। हमें पसंद नहीं है कि हम बिना मुद्दे, हम भी चाहते तो रोना रो सकते थे बैठ करके। मेरी इज्जत को उछाला गया, मेरा अपमान किया गया, मैं भी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन हम उन मुद्दों को लेकर के नहीं आते हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और जो भी विपक्षी दल हैं आपके, वो बताते हैं कि आरजेडी की अगर सरकार आएगी तो वापस वही जंगल राज शुरू हो जाएगा जो लालू जी के समय में था, राबड़ी देवी के समय में था। जंगल राज की अगर बात करें तो बिहार की क्राइम की स्थिति खराब थी, ये आपको भी एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होगी, उनको भी नहीं होगी। क्या इस जो टर्म है जंगल राज, ये आपकी राजनीति से, आपकी पार्टी से चिपक गया है, इसको कैसे छुड़ाएंगे? देखिए, परसेप्शन क्रिएट करने में भाजपा तंत्र जो है ना बहुत स्मार्ट है। जंगल राज का जो टैग है, उस समय पता होगा कि नगर निगम पे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, और वो नगर निगम भी जो है ना भाजपाइयों का ही था वो। पूरा का पूरा। तो लेकिन भाजपाई ये कभी नहीं कहेंगे कि ये तो टैग हमें मिला है। जज वो साहब क्या ने कहा था कि ये कैसा जंगल राज ये है? कैसा जंगल राज है, ये उसने कहा था। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट किया था कि अब तो बिहार को भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान को से बचाने की नौबत कब आती है, समझ लीजिए। कोर्ट, कानून, कचहरी में जब ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो, यानी कि वहां पे राक्षसी राज्य व्याप्त है। छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार, उनके शरीर को नोचा गया। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ जो दर्दनाक स्थिति उस समय बच्चों ने बयान किया था। हमारे जब राष्ट्रीय जनता दल की शासन थी, उस समय लोगों को जंगल राज वो लगता था असल में जब गरीब, दलित, पिछड़े जो हैं आके बीडीओ, डीएम के सामने कहते थे, ए डीएम साहब हमारे घरवा कब मिलते डीएम साहब। इसलिए बोलने की हिम्मत करते थे कि पीछे लालू जी की एक ताकत हुआ करती थी कि तुम्हारे लिए ये डीएम यहाँ बैठे हैं तुम्हारे काम करने के लिए, अब तुम्हें कोई लात से मार के नहीं भगा सकता है। भाई गैर बराबरी की जिंदगी जिन्होंने हमेशा जिया है, जो अफसरशाही
हमेशा से देखा है, क्या उन्हें पसंद आएगा कि एक दलित, एक पिछड़ा आकर के उनके सामने आवाज उठाए? तो जाहिर सी बात है वो जंगल राज लगेगा उनको। अभी भी देखिए इनके नेताओं के कैसे भर्सन होते हैं कि 10% वाले लोग तय करेंगे कि बिहार में सरकार किनकी मतलब एक बनेगी। डोमिनेंट कास्ट ग्रुप जो है बिल्कुल बिल्कुल उसको ही ये जंगल राज दिखाई देता है। बिल्कुल इनके लिए दलित, पिछड़ा, समाज के पिछले पैदान पे खड़ा व्यक्ति, गरीब, जो मैला कुचला कपड़ा पहना हुआ है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो अगर आकर इनके समकक्ष खड़ा हो जाता है तो इनके लिए बड़ा अपमानजनक, बहुत उनके लिए जंगल राज का अनुभूति करवाता है। देखिए जंगल राज क्या है क्या नहीं है ये जनता डिसाइड करेगी। अगर एक बच्ची प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में तड़पते हुए मर जाती है तो वो क्या है ये आप डिसाइड कीजिए। आपके क्या विचार हैं इस पूरी बातचीत के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।